हेलो दोस्तों, नमस्कार। साल 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ और उसके बाद जो जन आक्रोश लोगों में दिखाई दिया, उसे देखने के बाद लगता था कि ये शायद एक प्रकार का रिवॉल्यूशन है। लोग महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए और प्रशासन को भी कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हुई। ऐसा लगने लगा था कि हिंदुस्तान में अब शायद ऐसा वाकया दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। पर निर्भया कांड के 7 साल बाद ही तेलंगाना के हैदराबाद में ठीक वैसा ही एक हादसा हुआ जिसने सभी को निर्भया कांड की याद दिला दी। हमें याद दिला दिया कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ऐसे लोगों का देश जो बहुत जल्दी सब भूल जाते हैं। पर बाकी के केस की तरह इस केस में इंसाफ के लिए सालों तक चलती कानूनी लड़ाई और अंत में वही निराशा वाला मामला नहीं है, बल्कि एक सुकून वाला दी एंड है जिसे आप वीडियो के अंत में देख सकेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर दिशा रेड्डी 27 साल की एक वेटरनरी डॉक्टर हैदराबाद के शमशाबाद में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में माँ बाप के अलावा एक छोटी बहन भी थी। डॉक्टर दिशा के पिता एक सरकारी अधिकारी जबकि माँ हाउसवाइफ थी। डॉक्टर दिशा अपने घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर कोल्लारू गांव में अस्पताल में एक डॉक्टर की हैसियत से काम करती थी। रोज़ अपने घर से 30 किलोमीटर दूर क्लिनिक पर जाने के लिए वो अपनी स्कूटी लेके निकलती। कुछ रास्ता स्कूटी से काटने के बाद तोंदुपल्ली टोल प्लाज़ा पर अपनी स्कूटी पार्क करती और वहाँ से टैक्सी करके अपनी मंजिल तक पहुँचती। रोज़ का उनका यही रूटीन था। 27 नवंबर को डॉक्टर दिशा अपनी ड्यूटी पूरी करके क्लिनिक से निकली। आज उनका अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट था। चमड़ी की किसी बीमारी के लिए वो अपना इलाज करा रही थी और आज यहाँ पर कुछ देरी हो गई। उनके घर वालों को पता था कि आज उनकी डर्मेटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट है, इसलिए लेट होने पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टर से मिलने के बाद रात करीब 9:18 पर डॉक्टर दिशा टोल प्लाज़ा के पार्किंग में पहुंची, जहां जाकर उन्होंने देखा कि उनकी स्कूटी का टायर पंचर हो चुका है। रात काफ़ी हो चुकी थी। आसपास हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात 9:22 पर डॉक्टर दिशा ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया और सारी बात बताई। बहन ने डॉक्टर दिशा को ये सलाह दी कि वो अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर कैब करके घर आ जाए। पर डॉक्टर दिशा ने जवाब दिया कि वो गाड़ी वहाँ पर कैसे छोड़ सकती है, अगले दिन सुबह क्लिनिक भी जाना है। साथ में डॉक्टर दिशा ने बताया कि मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ, तब तक तू मेरे साथ फ़ोन पर ही बने रहना क्योंकि मुझे डर लग रहा है। एक तरफ डॉक्टर दिशा अपनी बहन से फ़ोन पर बात करती हैं और दूसरी तरफ वो अपनी गाड़ी का टायर सही कराने के लिए मदद ढूंढ रही होती है। आसपास से गुजरने वाले लोग डॉक्टर दिशा को मदद करने की कोशिश भी करते हैं। एक बंदा तो गाड़ी लेके कुछ आगे तक भी जाता है पर वापस ऐसे ही लेकर आ जाता है, ये कहते हुए कि सारी दुकानें बंद हैं। इधर दिशा के साथ मदद के नाम पर कोई ना कोई बना ही रहा। दिशा ने अपनी बहन की बात मानकर अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर कैब कर लेने की बात मान भी ली। तभी 9:42 पर अचानक डॉक्टर दिशा का फ़ोन कट जाता है। जब उनकी बहन वापस कॉल करने की कोशिश करती हैं तो सामने से डॉक्टर दिशा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। घर वालों को लगा कि शायद उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी और उसे कैब भी मिल गई होगी। ये सोचकर घर वाले डॉक्टर दिशा का घर वापस आने का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत गए पर डॉक्टर दिशा अभी तक घर नहीं लौटी थी। अब घर वालों ने टोल प्लाज़ा पर जाने का फ़ैसला किया। रात के 11 बजे जब घर वाले टोल प्लाज़ा पहुँचे तो वहाँ पर ना ही डॉक्टर दिशा थी और ना ही उनकी गाड़ी। घर वालों की डर के मारे हालत पतली होने लगी थी। दिशा की बहन तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पहुँच गई और अपनी बहन की गुमशुदगी के बारे में बताने लगी। वहाँ से डॉक्टर दिशा की बहन को ये कहते हुए लौटा दिया कि टोल प्लाज़ा वाला इलाका हमारे अंडर में आता ही नहीं, आपको शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी होगी। डॉक्टर दिशा की बहन भागी हुई शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर अपनी बहन की गुमशुदगी के बारे में बताती है। शमशाबाद पुलिस कंप्लेन दर्ज तो करती है पर वही हिंदुस्तानी पुलिस वाला एटीट्यूड दिखाती है। पुलिस को एक्शन लेने में 4 घंटे लग जाते हैं।
11 बजे के आसपास दर्ज हुई कंप्लेन पर एक्शन लेने में करीब 3 बज जाते हैं। रात भर ढूंढने के बाद भी किसी को दिशा के बारे में कुछ भी हाथ नहीं लगता और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगली सुबह करीब 7 बजे तोंदुपल्ली टोल प्लाजा से 30 किलोमीटर की दूरी पर बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे के अंडर ब्रिज के नीचे एक किसान को किसी अनजान महिला की जली हुई लाश मिलती है। पुलिस उस पते पर पहुंचती है तो देखती है कि उस महिला की पूरी बॉडी जल चुकी थी। उस महिला के स्कार्फ का एक टुकड़ा और गले में लटक रहे गणेश जी के लॉकेट के अलावा और कोई भी चीज़ पहचान के लायक नहीं थी। पुलिस ने दिशा के परिवार वालों को लाश की शनाख्त करने बुलाया, जिन्होंने उसी स्कार्फ और लॉकेट से पहचान लिया कि जलकर कोयला हो गई लाश डॉक्टर दिशा की ही है। इस पॉइंट पर डॉक्टर दिशा के घर वाले और ख़ास करके उनकी बहन पर क्या बीती होगी, मैं और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। डॉक्टर दिशा की मौत और उनके साथ हुई घिनौनी हरकत जब मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंची तो फिर से एक बार लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। पुलिस और प्रशासन पर भी काफ़ी दबाव बढ़ने लगा। लोगों ने डॉक्टर दिशा के परिवार वालों की बातें सुनी तो पुलिस के प्रति आक्रोश और भी बढ़ गया। पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने नज़दीकी सीसीटीवी फुटेज और लोगों की गवाही के आधार पर इन 4 लोगों को अगले ही दिन गिरफ्तार किया। इन 4 लोगों में सबसे मुख्य अपराधी था 25 साल का ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ, जबकि बाकी के 3 उसके हेल्पर में एक था चिंतुकुटा केशव, शिवा जोल्लू और नवीन जोल्लू। 27 नवंबर को जब डॉक्टर दिशा तोंदुपल्ली टोल प्लाजा पर अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी, उसी वक्त ये चारों शैतान अपनी लॉरी में बैठकर विस्की पी रहे थे। डॉक्टर दिशा के साथ घिनौना अपराध करने का प्लान इसी वक्त इन लोगों ने कर दिया था। जैसे ही डॉक्टर दिशा अपनी गाड़ी पार्क करके निकली, नवीन जोल्लू ने जानबूझकर उनकी स्कूटी का टायर पंचर कर दिया और उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। जब डॉक्टर दिशा वापस आई और अपने लिए मदद ढूंढने लगी तो इन चारों ने एक एक करके मदद करने के बहाने डॉक्टर दिशा का विश्वास जीत लिया। गाड़ी रिपेयर कराने के बहाने से ये लोग डॉक्टर दिशा को टोल प्लाजा से कुछ आगे ले गए और टोल प्लाजा से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान झाड़ियों के आगे डॉक्टर दिशा को ज़बरदस्ती घसीटकर झाड़ियों में ले गए। सबसे पहले इन्होंने डॉक्टर दिशा का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जब दिशा चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में ज़बरदस्ती से विस्की डालने लगे। अचानक से खूब ज़्यादा विस्की पी जाने से डॉक्टर दिशा बेसुध हो गई। इसके बाद इन चारों शैतानों ने दिशा के कपड़े निकाले और एक के बाद एक मिलकर दिशा का रेप करने लगे। ये लोग तब तक बलात्कार करते रहे जब तक दिशा के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा और वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। बेहोश हो जाने के बावजूद ये लोग रुके नहीं। कुछ वक्त बाद जब दिशा धीरे धीरे होश में आने लगी और मुंह से कुछ आवाज़ें निकालने लगी तो आखिरकार इन लोगों ने दिशा का गला दबाकर दिशा को मार दिया। दिशा को मारने के बाद इन लोगों ने दिशा की बॉडी को एक ब्लैंकेट में लपेटकर अपनी ट्रक में डाल दिया। ट्रक में डालकर ये लोग दिशा को उस जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर बन रहे रंगारेड्डी ब्रिज के नीचे ले गए। वहां जाकर इन लोगों ने डॉक्टर दिशा पर पहले कैरोसिन और पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगा दी। डॉक्टर दिशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पकड़े गए चारों आरोपियों को पुलिस कस्टडी के बजाय सीधा चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया। इसका एक कारण ये था कि इस घटना के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा उमड़ पड़ा था और पुलिस को भी ये डर था कि अगर इन चारों अपराधियों को थाना ले जाया गया तो पब्लिक उन्हें छोड़ेगी नहीं। लोगों का गुस्सा इस हद तक पहुंच गया था कि तेलंगाना के सीएम ने खुद इन चारों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उनका केस चलाने का ऑर्डर दिया। 2 दिसंबर 2019 को शादबाद पुलिस कोर्ट में जाती है और इन चारों आरोपियों के रिमांड की परमिशन लेती है। कोर्ट की तरफ से उन्हें 10 दिन का रिमांड भी मिल जाता है, पर इसके बावजूद भी पुलिस इन अपराधियों को 4 तारीख को शादबाद थाने लेकर आती है। 4 और 5 दिसंबर तक ये चारों अपराधी शादबाद पुलिस स्टेशन में रखे जाते हैं, जहां उनसे ये सारी पूछताछ होती है। अब पुलिस इस पूरी घटना को सही से समझना चाहती थी और कई केस में जैसे क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है,
वैसे ही पुलिस को इन चारों अपराधियों को वहां ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करना था, पर दिन के समय में इन्हें खुलेआम ले जाना अभी तक खतरे से खाली नहीं था। इसलिए पुलिस ने रात का समय चुना। 5 दिसंबर की रात पुलिस की एक टीम, जिसमें एसीपी भी शामिल होते हैं, ये लोग इन चारों अपराधियों को लेकर एक मिनी बस में निकलते हैं। सबसे पहले ये लोग इन्हें लेकर तोंदुपल्ली टोल प्लाज़ा ले जाते हैं, जहां से ये लोग उस जगह की रेकी करते हैं जहां डॉक्टर दिशा के साथ इन चारों ने गैंग रेप किया था। यहाँ पर पूरा क्राइम सीन समझने तक सुबह के 5:45 बज गए थे। सुबह करीब 5:45 बजे पुलिस इन चारों लोगों को लेकर रंगारेड्डी पुल पर पहुंचती है, ठीक उसी जगह जिस जगह पर 10 दिन पहले डॉक्टर दिशा की जली हुई लाश मिली थी। यहाँ ले जाकर पुलिस उनसे सबसे पहले डॉक्टर दिशा की कुछ चीज़ें जैसे कि उनका मोबाइल फ़ोन, पर्स और एक डेटा बैंक के बारे में पूछती है। अब इस पॉइंट पर इन चारों में से किसी के भी पास हथकड़ी नहीं थी। वो इसलिए कि किसी भी मुजरिम को हथकड़ी लगाने से पहले अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है। पहले तो ये लोग पुलिस को इधर उधर घुमाते हैं और मौका पाकर 4 में से 2 लोग, आरिफ और चिंटू कुट्टा, पुलिस के 2 अफसर पर हमला कर देते हैं और उनकी सरकारी रिवॉल्वर छीनने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस गन छीनकर ये लोग उन्हीं के सामने ताक देते हैं। इधर नवीन और शिवा भी नीचे पड़े पत्थर और लाठी उठा के पुलिस पर हमला करने लगते हैं। पुलिस इन लोगों को वार्न भी करती हैं, पर ये लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं। भागते भागते ये लोग पुलिस पर फायरिंग भी करना शुरू कर देते हैं। पुलिस के पास अब जवाबी फायरिंग के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इधर ये गुंडे गोली चला रहे थे, उधर पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। कुछ देर तक आमने सामने गोली चलने के बाद सब शांत हो जाता है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में चारों गुंडों को मार दिया था। चारों को उसी जगह मार दिया गया जिस जगह पर उन्होंने एक बेकसूर मासूम लड़की पर ज़बरदस्ती की थी। लोगों ने पुलिस के इस काम की काफ़ी तारीफ़ की। पुलिस को मिठाई खिलाई गई और भी बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वालों ने भी पुलिस की इस हरकत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई, पुलिस की निंदा की और बहुत कुछ किया। इस एनकाउंटर के करीब 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए पुलिस को काफ़ी फटकार लगाई, पर लोगों के लिए एक चैन की सांस लेने वाला इंसाफ था। अब वैसे तो भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह का इंसाफ सही नहीं है। हमारे देश में न्यायपालिका है और हर अपराधी के जुर्म के बारे में संविधान में सज़ा तय की गई है, पर जिस तरीके से कछुए की गति से हमारे यहाँ इंसाफ किया जाता है, उसे देखते हुए ये गलत भी नहीं था। डॉक्टर दिशा के कातिलों के साथ जो कुछ हुआ वो सही था या नहीं, उसका फ़ैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो नैना साहनी मर्डर वाला ये वीडियो भी देखना, जिसे उसके पति ने मार कर उसे तंदूर में जला दिया था।